चालू है, ठीक। संख्या पद्धति मैं अमित प्रताप आपको गोल मंत्रा चैनल में आपका सभी से स्वागत करता हूँ। मेरा पहला जो वीडियो आया था उसमें मैंने बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया था, वो उतना बेसिक था, उसके ज़्यादा पढ़ना है तो वो कंप्यूटर की क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। अब हम संख्या पद्धति में जो हमारी संख्या पद्धति है उसके बारे में जानेंगे। हमारी संख्या पद्धति है दशमलव पद्धति। हमने इसको पहली वीडियो में इसके बारे में बताया था, परिचर्चा की थी ये क्या होती है। इस पे 10 अंकों का प्रयोग होता है। अंक आपको बता दिए गए थे कि 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग होता है। इसीलिए इसका आधार को 10 माना जाता। आधार मतलब मूल अंक जितने प्रयोग होते हैं उसी के अनुसार इनका आधार माना जाता है कि इनका आधार 10 है। इसीलिए ये अंक 10 हुए। कुल अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट, इनकी संख्या हुई 10। अब इन डिजिट के अंक से बड़ा होता है, जैसे हिंदी में वर्ण से बड़ा शब्द होता है उसी अंक से बड़ा होता है संख्या। अगर लिखा हो 252 तो यह एक संख्या है जिसमें 3 अंक है। यह संख्या है जिसमें अंक कितने हुए, 1, 2 और 3 अंक का प्रयोग है, 3 अंकों का प्रयोग। तो ये तो थी आपकी संख्या और ये थे आपके अंक जिनके आधार थे 10। आधार 10 होने के कारण इसी पद्धति का नाम डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति भी कहा जाता है। डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। अब देखते हैं, अब इसकी शुरुआत हमारी संख्या पद्धति की जो होती है प्राकृतिक संख्याओं में होती है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी संख्या पद्धति की मूल संख्या है। तो पहले प्राकृतिक संख्याओं को देखते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कहा जाता है वह संख्याएं जिनके द्वारा प्रकृति की वस्तुओं को गिना जाता है या गिनने में प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अतः इसकी शुरुआत 0 से नहीं की जा सकती है क्योंकि किसी चीज़ को 0 नहीं गिना जा सकता है। तो ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये चली जाती हैं इनफाइनाइट तक, अनंत तक चली जाती हैं। इससे पता चला कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और ये ख़त्म कहाँ पे होती हैं ये निश्चित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं हमने देखा। प्राकृतिक संख्याएं हमने जिन्हें देखा, नेचुरल नंबर कहा जाता है जिन्हें नेचुरल नंबर। इनको डिनोट किससे किया जाता है, तो यन से शुरू होती है तो यन से डिनोट किया जाता है। ये हो गई थी आपकी, हमने देखा 1 से शुरू हुई, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक चली गई। तो प्राकृतिक संख्याओं का पहली संख्या पहला अंक 1 हुआ। ठीक, और जब भी संख्याएं लिखी जाएंगी तो ये समुच्चय के रूप में लिखी जाती है, इसलिए मंझला ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जो कि बताता है कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट को बताता है कि यह प्राकृतिक संख्याओं का सेट है जो अनंत तक गया हुआ है। अब अगले है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो इंग्लिश में इसे होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर इसका इंग्लिश में नाम होल नंबर है, इसीलिए इसको डिनोट W से किया जाता है। इस पे जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, तो आपकी होल नंबर बनती। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो होल नंबर का निर्माण होता है। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या है। अब आगे आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर कहे जाने के कारण इसको डिनोट I से किया जाता है। इंटीजर कहे जाने के कारण से I से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो ये सेट ऐसी संख्याओं का होता है जो पूर्ण हो मतलब जिनमें दशमलव ना लगा हो, और यहीं पे सबसे पहले चिन्ह आते हैं प्लस और माइनस के। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये यहाँ तक चली जाती हैं
और ये इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और -6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये दोनों ओर अनंत तक जाती हैं, ये दोनों ओर अनंत तक जाती हैं। तो पूर्णांक, पूर्णांक में देखिए हमने लिखा था पूर्णांक, ये देखिए सेट अभी पूरी जब भी हम बताएंगे किसी संख्याओं का के बारे में तो उसको सेट पे लिखा जाएगा, और इसी सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं, और समुच्चय के लिए मंझला ब्रैकेट का प्रयोग होता है। तो हमने पहले प्राकृतिक संख्या बताई जो 1 से शुरू होती है, फिर पूर्ण संख्या बताई जो 0 से शुरू होती है, उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में दोनों चीजें होती है, देखो यहां से यहां तक जाओगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्याएं बनेंगी। तो पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, और यहां से यहां तक जाओगे तो प्राकृतिक संख्याएं। यानी पूर्णांक में दोनों चीजें आती हैं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं दोनों का सेट आपका पूर्णांक के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऋणात्मक भी आ जाती है, देखिए इसमें ऋणात्मक चल रहा है, इधर धनात्मक चल रहा है। तो जो ये ऋणात्मक वाला पार्ट है इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक को हम आई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंटीजर की जो स्पेलिंग होती है वो आई से शुरू होती है, इसीलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। तो जब आप नेगेटिव वाले चलेंगे तो आई नेगेटिव, और ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इन्हें आई पॉजिटिव या आई प्लस द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर धनात्मक पूर्णांक में देखा जाए तो जो 1 है ये सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे 0 की बात करो तो 0 ना तो धनात्मक है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। मतलब ये हुआ कि न 0 के सामने आप धन का चिन्ह लगाएंगे, ना ही उसके सामने आप ऋण का चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 0 को ऐसे 0 प्लस लिखना ये भी गलत है, 0 माइनस लिखना ये भी गलत है। अब इधर आ जाओ ऋणात्मक की तरफ, तो ये -1 इस पे उल्टा हो जाता है, यहाँ 1 में सबसे छोटा था, लेकिन अब जब चिन्ह बदलता है माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएगा। मतलब यह हुआ कि ऋणात्मक पूर्णांकों में जो संख्या छोटी होगी लेकिन चिन्ह के कारण वो बड़ी बन जाती है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक आपका -1 हुआ। इसीलिए अगर -3 -4 -5 यानी जितने संख्या आप बढ़ोगे उतनी छोटी हो जाएंगी। जैसे आपको लिखा हो -25 और माइनस का 13, पूछा जाए कौन बड़ा है तो देखिए माइनस में ऋण में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, यानी -13 बड़ा होगा -25 से। ये हुआ इसमें। तो ऋणात्मक पूर्णांक में इतना ही चीजें होती हैं, ये धनात्मक पूर्णांक में होती हैं। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, हमने पहले भी बताया है। 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी जो बिहार के रहने वाले थे। इतनी चीजें हो गई। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो पूर्णांक होते हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। कोई कहते हैं 2.5 क्या पूर्णांक है, तो 2.5 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के बारे में ही जाना जाता है और पूर्ण संख्या ही पूर्णांक कहलाती है। तो हमने इधर से देखा कि 0 को शामिल कर लो तो पूर्ण संख्या है, और 0 के अलावा इधर के जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं 0 को छोड़ के धनात्मक पूर्णांकों को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्याओं को फिर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो अब पूर्णांक से ही जो प्राकृतिक संख्याएं दिखा रहे थे धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक जो लिख रहे थे धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कौन होंगे, धनात्मक पूर्णांक आपकी प्राकृतिक संख्याएं ही आपकी धनात्मक पूर्णांक में आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं ही आपके धनात्मक पूर्णांक में आती हैं। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हुई। मतलब धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं एक ही हैं, कोई अलग चीज नहीं। अब प्राकृतिक संख्याओं से ही 3-4 चीजों का जन्म होता है। पहली है सम संख्या, दूसरी है विषम संख्या, तीसरी है आपकी
अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। और चौथी भाज्य संख्या, लास्ट की दो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के एक और नाम है रूढ़ संख्याएं, और इसका एक और नाम है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं। अब देखिए, जो सम संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर या इवन नंबर ई से शुरू होते हैं तो इनको डिनोट करते हैं ई से। विषम संख्या इनको कहते हैं आड नंबर। आड नंबर शुरू स्पेलिंग इसकी ओ से शुरू होती है, इसे ओ से डिनोट करते हैं। इसी तरह प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के कारण आप चाहो तो इसको पी से डिनोट कर सकते हो। इसी तरह आपकी ये आती है, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस तरह हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं से ही चार संख्याओं का निर्माण होता है। इवन संख्या, सम संख्या, आड नंबर, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर, और चौथी भाज्य या यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर। अब एक एक को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सम संख्या, अब अभी हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या चार प्रकार की होती है। पहली आपकी सम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी आपकी अभाज्य संख्या और चौथी आपकी भाज्य संख्या। तो अब पहले हम सम संख्याओं को देखते हैं। डिनोट ई से करते हैं। वह प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये आपकी सम संख्याएं हैं जो कि प्राकृतिक संख्याओं से जिनका निर्माण हुआ है और दो से विभाजित, पूर्णतः विभाजित है। उसी तरह विषम संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी प्राकृतिक संख्याओं को आपको विषम संख्या कहा जाता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो हमने देखा कि सम संख्या वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, लेकिन जो विषम संख्याएं होती हैं वो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, इसीलिए उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। और ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे आगे चली जाती है। अब देखिए, जो सम संख्याओं इन पे भी गैपिंग 2 की है, विषम संख्याओं में गैपिंग 2 की है। तो याद रखना, सम संख्याओं और विषम संख्याओं में अंतर 2 का या गैपिंग 2 की पाई जाती है। क्रमागत संख्याओं मतलब क्रमागत सम संख्याओं के मध्य गैपिंग 2 की पाई जाती है। अब देख लो, इसे ई से डिनोट करते हैं, इसे और से डिनोट करते हैं, ये दोनों चीजें हो गई। अगर अब पूछा जाए कि दो सम संख्याओं का योग क्या होगा, दो सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखो कोई दो सम संख्याएं लिख लो, जैसे 4 ले ले और 6 ले ले, तो 4 और प्लस 6 क्या होता है, 10 हुआ। और 10 क्या है, सम संख्या, यानी दो इवन संख्याओं का योग इवन नंबर होता है। पहले प्रॉपर्टी ये हुई। अब इसी तरह अगर ये आड नंबर है तो अब दो आड नंबर देखते हैं क्या है। दो आड नंबर ले लो, एक ले लिया 3 और एक लिया 5, तो 5 3 8 बन गया। ये क्या है, 3 आड संख्या है, 5 आड संख्या है, 8 इवन संख्या है। तो हमने देखा कि दो सम संख्याओं का योग इवन और दो आड संख्याओं का योग इवन होता है। इस तरह हमने देखा कि दो सम संख्याओं का योग इवन आता है, दो आड संख्याओं का योग भी इवन आता है। अब देखो, अगर एक संख्या इवन हो और दूसरी आड हो तो क्या होगा, तो पहले एक इवन संख्या लेते, इवन हमने 6 ले ली, और आड एक संख्या ले ले, 7 ले ले, तो 7 और 7 6 हुआ 13। मतलब इवन और आड का योग आपको क्या आया, 13 एक विषम संख्या आया, मतलब ओ होगा। यानी पहला हमने देखा इवन इवन का योग इवन हुआ, आड आड का योग इवन हुआ, और इवन और आड का योग आड हुआ। ये आपके तीन जरूरी चीजें थी जिनसे आपका क्वेश्चन कई होते हैं। जैसे एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, बहुत हल्का क्वेश्चन था कि दो प्राकृतिक संख्याएं a प्लस बी, दो प्राकृतिक संख्याएं a कामा बी हैं जिनका योग 2017 है, जिनका योग 2017 है। तो -1 की पावर x और -1 की पावर a
प्लस माइनस 1 की पावर b का मान क्या होगा। ये पूछा था कि दो प्राकृतिक संख्याएं a और b हैं जिनका योग 217 है, तो -1 की पावर a माइनस 1 की पावर b का मान क्या होगा। देखो अब यहाँ से हमने लिख लिया a और b बराबर 217। अब ये प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं में दो रूप होते हैं, या तो सम संख्या होंगी या विषम होगी। अगर ये 217 आ रहा है तो 217 पहले देखो सम है कि विषम, तो हमने देखा कि ये 2 से नहीं कटता है और 2 से नहीं कटता, तो ये हुई आपकी विषम संख्या। और विषम संख्या हुई तो देखो कब दो जो संख्याएं हो उनका योग विषम कब आता है, जब दो संख्याओं का योग विषम कब आता है, जब एक संख्या इवन होगी और दूसरी होगी आड, तभी आपका उसका योग एक विषम संख्या आता है। इसका मतलब ये पता चल गया या तो एक a इवन है या तो b इवन है। तो हमने देखा, हम मान लेते हैं a आपकी एक सम संख्या है, a सम हो गया और b आपका विषम हो गया। a सम हो गया, b आपका विषम हमने निकाला, क्योंकि हमने देखा 217 एक आड संख्या थी और ये जब दो संख्याओं के योग से आएगी तो तभी आएगी जब एक इवन होगी और दूसरी आड होगी। तो इसी तरह अब हम कर लेंगे कि -1 की पावर सम और -1 की पावर विषम। अगर -1 पे है, -1 की पावर सम होती है तो उसका मान प्लस में 1 होता है, अगर विषम होती है तो उसका मान माइनस में होता है, माइनस का 1। तो अब ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर हुआ आपका 0, मतलब इसका मान आपका 0 आएगा। तो हमने देखा कि ये इस छोटे से रूल का प्रयोग करके कितने बड़े क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया चुटकियों में। अब इस पे एक और रूल याद रखना कि अगर चार 8 संख्या है, 3 8 संख्या है, 4, पहले 3 का देख लो, ओ और ये, तो इसका योग क्या होगा, सम होगा कि विषम, तो हम संख्याएं लेके देख लेते हैं। 4 8 संख्या है, एक ले लो 1 और एक 3 और एक ले लो 5, 5 3 8 1 9, मतलब 9 आया। इसका मतलब यह हुआ कि तीन लगातार या कोई भी 8 संख्या है, कोई भी 8 संख्या ले लो 3, उनका योग एक आड संख्या ही मिलेगा। इसका प्रयोग आपको कई क्वेश्चनों में मिलेगा जहाँ पे ऐसी संख्याएं देगा, पूछेगा इसका आंसर आड होगा कि इवन होगा, तो आपको ऐसे ही लगाने पड़ेंगे। सम संख्याओं विषम संख्याओं में ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ये 4 नियम है जो पूछे जाएंगे। अगर इनको मानना पूछे कि संख्याएं मानी कैसे जाती हैं, तो सम तथा विषम संख्याओं को मानना। तो जब इनको माना जाता है तो देखते हैं कि गैपिंग दो दो की चल रही, तो इनको मानते हैं x, x+2, x+3, x+4 और x+6, ऐसे चले जाते हैं। मतलब सम तथा विषम संख्याएं अगर माननी होंगी, अगर सम संख्या मानोगे तो x, x+2, x+4, x+6, x+8, इसी तरह विषम संख्या भी मानोगे तो x, x+2, x+4, x+6 ही मानी जाएंगी। उसमें कोई बदलाव नहीं होता, दोनों के लिए एक ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगी 3 सम संख्या है तो x, x+2, x+4, ठीक। ऐसे तीन क्रमागत विषम संख्या है तो x, x+2, x+4 मान के ही क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ें आपकी सम और विषम संख्याओं में हो गई। अब इसका आगे का पार्ट है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य और भाज्य संख्याओं का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, उसको पढ़ने के लिए इसके आगे जाना पड़ेगा और वो एक वीडियो में हो नहीं सकता। तो उसके लिए अगले वीडियो में हम अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे, उनको देखेंगे और सारी संख्याओं को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उस पोर्शन से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।